प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपका जो हिंदी का आज का एग्जाम था, आप सभी लोगों का जो है एकदम बढ़िया गया होगा और मस्त गया होगा। तो आज हमारे पास जो है आपका 302 HL कोड का एक पेपर है जिसका आपको पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। यानी कि हिंदी का पेपर जो है आपका देखेंगे कैसा आया था। और बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, जैसा हमने बताया था कुछ वैसे भी प्रश्न आए हैं और कुछ डिफरेंट प्रश्न भी इस बार आए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कि आज का जो पेपर आपका हुआ है उसमें आपका जो ये पेपर है हमारे पास 302 HL कोड का, इसमें कैसे प्रश्न पूछे थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं जो कि डायरेक्टली यहीं से फंसे हैं, जैसा हमने आपको क्लास में बताया था। तो खंड क का आपका है, पहले का क पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले ही बता रखा था प्रश्न, पुनर्नवा उपन्यास के आपके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यानी कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से जितने लोगों ने हमसे पढ़ा था इसको आपको करने में 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं। यानी आपका जो महके आंगन चहके द्वार जो है उसके लेखक आपके कौन है? तो प्यारे बच्चों, आपका जो महके आंगन चहके द्वार है उसके लेखक आपके कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही है। अब ग वाला जो आपका प्रश्न है दिया है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। यानी कि आपका जो संस्कृति के 4 अध्याय है उसके आपके लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, आपका जो संस्कृति के 4 अध्याय है उसके लेखक आपके जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका आपका एकदम सही होगा। अगला देखेंगे घ वाला प्रश्न, तो दिया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। यानी कि आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है इसमें से संपादित पत्र कौन सा है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो संपादित पत्र है आप सबको पता होना चाहिए कि हंस है। यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन जो है एकदम सही है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों में से जितने लोग भी हैं अगर पेपर देकर आए हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर जो है हमें आप अपना पेपर भेज सकते हैं। 9569096409 जो है आपका, इस नंबर पर आप लोग पेपर भेजिए ताकि हम उनका भी आपको सॉल्यूशन दे सकें। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है? तो अज्ञे का जो आपका इनमें से यात्रा वृत्तांत है प्यारे बच्चों कौन सा है? एक बूंद सहसा मछली। यानी कि आपका जो है, माफ करिए, एक बूंद सहसा उछली। यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगला है, चिदंबरा कृति किस रचनाकार की है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि चिदंबरा कृति किस रचनाकार की है। तो आपका सुमित्रानंद पंत की। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है? तो कामायनी महाकाव्य जो है आपका किस काल की कृति है? तो आपका छायावाद की युग की है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही है। ग वाला है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। यानी आपका दो तीसरा सप्तक है, प्रकाशन वर्ष कौन सा? बहुत ही इजी प्रश्न है और बार बार आपको बताया गया था कि सन 1959 है। घ वाला है, रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी जो आपके रामधारी सिंह दिनकर है प्यारे बच्चों, उनको काव्य कृति पर कौन सा पुरस्कार जो है उर्वशी पर प्राप्त हुआ था? तो आपका ज्ञानपीठ हुआ था। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है, राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं। ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया था, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन था, करने लायक था, लेकिन आपका थोड़ा सा डिफरेंट पूछा था। राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब अगला देखेंगे, आपका गद्यांश जो है, गद्यांश भी बढ़िया आया था और एकदम बढ़िया चैप्टर से आया था, जैसा हमने आपको बताया था कि आपके 4 ही चैप्टर बताए थे, भाषा और आधुनिकता, और आपका अशोक की फूल, और राष्ट्र का स्वरूप, और एक और आपका था क्या बोलते हैं उसका, हम और हमारा आदर्श का। तो उसी में से आपके दोनों गद्यांश दोनों फिक्स चैप्टर से ही फंस गए हैं। जैसे आपका दिया है पहला वाला, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व की ही दूरह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कोई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करने पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब देखेंगे, इसमें आपका रेखांकित अंश जो दिया था इस पेपर में आपका बहुत ही लंबा दिया था, तो आपके लिए और भी बढ़िया है। लंबा है तो आप जो है इसको खींच करके और बढ़िया से लिखे होंगे, उम्मीद करते हैं। अब पहला प्रश्न दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपके लिए लिखने के लिए बोला था प्यारे बच्चों, तो आपका संदर्भ एकदम इजीली लिख दिए होंगे। आपका लिखे होंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता पाठ से अवतरित है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या दिया है, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बोला था थोड़ा सा अर्थ में परिवर्तन कर देंगे तो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। और एकदम इजी प्रश्न है आपका, पहली लाइन में है, भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है।
अगला है दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप ये भी देखेंगे, हमने इसीलिए बोला था कि आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है सभी आंसर इसी में मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। तो यही आपका हो जाएगा। दैनिक मतलब होता है दैनिक, यानी कि प्रतिदिन ही होता है। अगला है दैनंदिन और अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दैनंदिन मतलब प्रतिदिन और अविकृत मतलब जो बिगड़ा ना हो। अब देखेंगे एक और आपका गद्यांश जो दिया था अथवा वाला, उसको भी देख लेते हैं आपका कौन से पार्ट से था। तो अथवा वाला जो गद्यांश है आपका, इसमें जो है रेखांकित अंश की व्याख्या वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था। ये आपका अशोक की फूल वाले चैप्टर से है। पूछा था, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों? अशोक आप देखते ही समझ गए होंगे कि आपका कौन से पार्ट से है, अशोक के फूल से है। क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो आपके देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न है। तो दिया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो हमने पहचान करने वाले शब्द बताए थे, तो आपको पता है कि पहचान अशोक आ गए और बहुत सारे पहचान वाले शब्द हैं आपका। तो आपका कौन सा पार्ट था? शीर्षक अशोक का फूल था और लेखक इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। अगला है लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा है। तो लेखक ने जो है दुनिया को भुलक्कड़ इसलिए कहा, आप पहली लाइन में देखेंगे, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह केवल उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, यानी कि इसी कारण जो है लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ कहा है। अगला है अशोक वृक्ष किसकी परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमने 2 से 3 बार पढ़ने के लिए इसलिए कहा था, आपको इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रसमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। अगला प्रश्न है लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। यानी लेखक जो है वो किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी बोलता है। तो आप देखेंगे शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, यानी लेखक ने उस प्रकार के जो है, क्योंकि वह सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा होता है, यानी कि लेखक जो है किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी बोलता है, केवल उतना याद रखते हैं जो लोग, जो इनसे उनका स्वार्थ सधता है, उन्हीं लोगों को जो है लेखक स्वार्थी बोल रहा है। अगला है आपका लेखक परिष्कृत और मदनोत्सव शब्दों के अर्थ लिखिए। तो परिष्कृत का आपका अर्थ हो जाएगा साफ किया हुआ, और मदनोत्सव का मतलब हो जाएगा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार। अब आपका पद्यांश में जो है पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपका यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरमय प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि है आकाश, यह मनुज जिसकी शिखा उद्यान, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे ज्ञे, पर यह न परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। अब देखेंगे इसमें पहला जो दिया आपका उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि आपका जो पद्यांश है इसका क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो इस पद्यांश का जब संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता से उद्धृत है, यानी इसका आपका संदर्भ हो जाएगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या जो है आपका यही रेखांकित अंश है, तो इसका व्याख्या हो जाएगा, दिनकर जी के अनुसार वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, जो मनुष्यों के बीच में बढ़ती हुई दूरी को मिटा दे। वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो स्वयं को एकांकी में समझे, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे। तो ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला है आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सका। यानी आकाश और पृथ्वी का जो तत्व है वो किससे अज्ञात नहीं रह सका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ये जो है आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सकता। तो यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सौरमय प्रकाश, कुछ छिपा सकते हैं ना जिससे भूमि या आकाश। तो यही जो है आपका, इसी को आप बना करके लिख दिए होंगे उम्मीद करते हैं। अगला है आपका संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं। पांचवा है उद्याम और आलोक शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी कि उद्याम और आलोक जो शब्द आपको दिया था इसमें, उसका आपको क्या लिखना था, अर्थ लिखना था। अब देखेंगे आपका एक और जो है आपका गद्यांश वाला जो क्वेश्चन पद्यांश वाला पूछा था, क्या पूछा था, तो ये वाला जो आपका पूछा था, ये छायाएं मानव जन की, यानी जो छायाएं हो मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, यानी कि छायाएं मानव जन की जो है नहीं मिटी लंबी होकर के। आगे देखेंगे क्या दिया है
कि मानो ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानो का रचा हुआ सूरज मानो को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानो की साखी है। अब देखेंगे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी आपको जो पद्यांश दिया है प्यारे बच्चों, इसका क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। तो इसका जो आपका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे हैं तथा रचना का नाम हिरोशिमा है। और माफ करिए, आपको संदर्भ लिखना था, हमने शीर्षक और पाठ का नाम, शीर्षक और लेखक के कवि के नाम बता दे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक से उद्धृत है। ये हो जाएगा आपका जो है इसका संदर्भ। दूसरा है, प्रस्तुत कविता में किस घटना का संकेत स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें जो है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि परमाणु विस्फोट के रूप, यानी परमाणु विस्फोट के जो रूप है आपके, तो परमाणु विस्फोट के रूप से सूर्य में उदित होने और अस्त होने के दृश्य क्षणिक थे, अर्थात वे प्रकृति सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह धीरे धीरे निश्चित समय अनुसार आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बंधन में बंधे थे और न ही उन दृश्यों के मध्य दिन भर का फासला ही था। तो यही जो है आपका जो है इसमें कवि जो है बता रहा है आपका इस पंक्ति में, यानी जो आपका दिया गया है। अगला है, मानव का रचा हुआ सूरज किससे कहा गया है, यानी मानव का रचा हुआ सूरज जो है वो किससे कहा गया है। कवि ने जो है मानव का रचा हुआ सूरज जो है प्यारे बच्चों का किसे कहा है, परमाणु बम को कहा है। एक आपका क्वेश्चन था, मानव जन की छाया लंबी होकर क्यों नहीं मिटी। अगला है, गज और साखी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ये भी कुछ आपके क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। अब जीवन परिचय में आपका देखेंगे तो जीवन परिचय में हमने आपको बताया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सगरवा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सेम वही तीनों ही पूछा है। और कवि में आपका महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय, और जो है हमने बताया था सुमित्रानंद पंत का था, आपका महादेवी वर्मा का पूछ ही लिया है। बाकी आपका रामधारी सिंह दिनकर का दिया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे का दिया था। आपका पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो हमने पंचलाइट का पहले से ही बता रखा था। फिर बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा में आपको दिया था, तो ये भी हमने बता रखा था। और स्वपठित खंड काव्य, तो ये तो आपका जिले अनुसार होता है, तो आप लोग जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आप लोग अपना उम्मीद करते हैं कि तैयार किए होंगे। अगला आपका ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था संस्कृत वाले का खंड ख में। तो ये याज्ञवल्क्य वाला जो है इसमें भी हमने आपको पहचान करने वाला शब्द बताए थे, तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री में इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अतः तुम्हारी संपत्ति का इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। मैत्री ने कहा, यदि सारा पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूंगी उसका क्या करूंगी। भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। अब अगला वाला जो आपका अथवा में दिया था, हिंदी संस्कृत भाषासु अस्य समान अधिकार असित। हिंदी आपका ये जो है ये आपका महामना मालवीय वाले पाठ से था, तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। और इसका जो आपका हिंदी अनुवाद होगा, यानी कि ये जो आपका दिया था इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका, इन्हें हिंदी संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने हिंदी हिंदू एवं हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महाज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायान है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, आपका दिया था पद्यांश यानी श्लोक वाला जो है उसका आपको हिंदी अनुवाद पूछा था, और क्या पूछा था आपका इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछा था, यानी पद्यांश वाला जो क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो आपका पहला वाला है तो इसका देखेंगे आपका, तो ये जो है आपका सुभाषित रत्नानी वाले ही पाठ से था, यानी पहला वाला जो आपका सुभाषित रत्नानी वाले, तो इसका संदर्भ हो जाएगा आपका क्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। और इसका हिंदी अर्थ जो हो जाएगा, परोक्षे कार्यहंतर प्रत्यक्ष प्रियविंदनम। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े का छोड़ दिया जाता है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा।
अब देखेंगे आपका मुहारा पूछा था, दांत खट्टे करना मतलब हराना होता है। दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। नाको चने चबाना मतलब बहुत परेशान करना यानी तंग करना। पौ 12 होना। तो यही आपके कुछ इसके ऐसे क्वेश्चन थे। और एक आपका अपठित गद्यांश पूछा था, बहुत ही बड़ा दिया है आपका गद्यांश। जैसे दिया है आपका, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये जो गद्यांश है और कुछ ये प्रश्न दिए थे, तो इसका आपको इसी में आंसर मिल जाएगा। और 2 आपको दिए थे, कोई एक करना था। और यहाँ से आपके जो है कितने नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। तो गद्यांश वाला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो इसी में आपके आंसर मिल जाएंगे। अब अगला देखते हैं, आपका दिया था निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे पुरुष और परस का, तो पुरुष मतलब आदमी और परस मतलब कठोर होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। तरंग और तुरंग का पूछा था, तो तरंग मतलब लहर होता है प्यारे बच्चों, और तुरंग मतलब घोड़ा होता है, यानी बी वाला इसमें भी सही है। एक आपका दिया था निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे अनंत का हो जाएगा असीम और जिसका अंत ना हो। अक्षर का हो जाएगा अविनाशी और अपरिवर्तनशील। अक्षत का हो जाएगा समूचा और बिना टूटा हुआ। बाकी आप लोग जो है एक ही लिखना था, हमने 3 बता दिया। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जिसके पास कुछ ना हो, तो आपका अकिंचन हो जाएगा। निर्धन गरीब आप मत समझिएगा। जो कहा ना जा सके, उसका आपका अकथनीय हो जाएगा। तो आप लोगों में से जितने भी लोग इस कोड का पेपर अगर देकर आए होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किया था, और मिलान भी कर लीजिएगा। जैसे आपका आया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे मैं सकुशल पूर्वक हूँ, ये भी पूछा था। इजी इजी आपके पूछे थे, उम्मीद करते हैं आपने इसको जो है सही कर लिया होगा। अब आपका वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव लिखकर उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। और चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद का, तो ये तो हमने आपको बार बार बता रखा था कौन कौन से आपके पूछेंगे, तो ये तो आपका फिक्स है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। और आपका जो पत्र भी है प्यार बच्चों, जो हमने बताया था बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रदान पत्र लिखिए, ये भी जो आपका आया था। या फिर अथवा में आपका अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपके यही 2 जो है आपके पत्र वाले आए थे। और निबंध में तो हमने आपको 2 से 3 जो बताया था, उसी में से आया आतंकवाद की समस्या और समाधान एक आया है। एक आपका महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास में प्रभाव और नई शिक्षा नीति की विशेषता, ये 3 तो हमने आपको पहले से ही बता रखे थे। और एक आध 2 बताया था पर्यावरण प्रदूषण पर, शायद वो भी किसी कोड में आया होगा, किसी पेपर कोड में। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर सभी लोगों का जो है एकदम बढ़िया गया होगा। तो आप लोगों में से अगर किसी का भी जो है, जो लोग भी हमारे चैनल पे और पेपर देकर आए हो, आप लोग जो हमने नंबर बताया था शुरू में, उस पर आप लोग अपना पेपर जरूर भेजिएगा और बताइएगा कि आपका पेपर जो है कैसा गया है।